नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आपकी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ग्लांस एकेडमी YouTube चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। आप लोग इन प्रैक्टिस सेट की तैयारी करके इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी को चेक कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ से जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आज उपस्थित हुए हैं और जो मित्र मेरे नए जुड़े हों अभी वो जो है कि प्रैक्टिस सेट पहला और दूसरा भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। और प्लीज़ अगर आप अभी नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए अब हम बिना समय गवाए हुए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मनोरंजन का साधन पूछ रहा है कि क्या हुआ करता था। अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएं, शिकार करना, जुआ खेलना, संगीत का गाना बजाना या घुड़सवारी, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? शिकार करना। आइए हम इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो हुआ करते थे, जो जंगलों में रहते थे, वो मनोरंजन के साधन के लिए सामान्यतः शिकार का प्रयोग करते थे। शिकारी जीवन भी जीते थे, अर्थात उड़ती चिड़िया का शिकार कर लेना, किसी जंगली जानवर का शिकार करना, और उसमें उनको आनंद भी आता था और फिर उसी शिकार को पकड़ के आग पे भून के खाने की परंपरा आगे चल के समाज में आ जाएगी। और मुख्यतः वो शिकार पर ही निर्भर रहते थे अपने जीवन यापन के लिए। कच्चे जो है कि कच्चा भी खाते थे और उसको पका के भी, और उनका भोजन मांस हुआ करता था और कंदमूल भी हुआ करता था। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु। देखिए, पहले जानवर की बात कर रहा है जो पालतू जानवर हुआ करते थे, और वो भी कब की बात कर रहा है? नवपाषाण काल की। तो आपके ऑप्शन क्या दिए हुए? भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपने सुना होगा कि कुत्ता पाला गया था, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये पूछा जा रहा है नवपाषाण काल में, जबकि हम बात करते हैं जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो जो मध्य पाषाण काल होता है उसी में कुत्ते को पालना शुरू कर लिया गया था। तो सबसे पहला जो पशु था वो तो हमारा पाषाण युग का जो था वो कुत्ता था, लेकिन अगर हम नवपाषाण काल की बात करेंगे तो वहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भेड़। चलिए आइए हम इसकी कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, पशुओं के पालतूकरण यानी कि डोमेस्टिकेशन के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, मध्य पाषाण काल से ही, और जिसमें मानव ने सर्वप्रथम डॉग को अपना पालतू पशु बनाया था। लेकिन ये कब की बात है? मध्य पाषाण काल की, जबकि आपके प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? नवपाषाण काल। तो कुत्ते को प्राय जो है कि मध्य पाषाण काल में पाला गया था, और सामान्यतः फिर भेड़ ऐसा दूसरा पशु होता है जिसे पालतू पशु के रूप में पाला गया था, और भेड़ जो दूसरा पशु हुआ वो मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल में पाला जाने लगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थलीय मतलब स्थल को खोजा गया था, वो कौन सा स्थल था? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा लोथल, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर। अगर आपसे मैं एक बात कहूं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में हड़प्पा क्यों नाम रखा गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें सबसे प्रमुख, जैसे मोहनजोदड़ो स्थल है, लोथल है, उसी तरीके से हड़प्पा भी सबसे महत्वपूर्ण स्थल में जाना जाता है। और हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल जो था वो हड़प्पा है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी जो खोज की गई थी वो 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में उत्खनन से प्राप्त होता है। और ये जो पश्चिमी पंजाब है जो वर्तमान पाकिस्तान में जो है कि स्थित है। हमारे भारत में जो पंजाब है वो पंजाब का पूर्वी हिस्सा है, और पाकिस्तान में जो पंजाब है वो पंजाब का
पश्चिमी हिस्सा है। तो हड़प्पा अगर आपसे देश पूछा जाए तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे कि पाकिस्तान में पाया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में जो भारत आया था उसका क्या नाम था। आपका पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा बाबर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा मोहम्मद बिन कासिम। आप ऑप्शन को देख के बाबर को तो काट सकते हैं 1526 के लिए, अलाउद्दीन को काट सकते हैं 1300 मतलब 1296 के लिए, लेकिन अगर आप मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम को देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि मोहम्मद बिन कासिम अरबी आक्रमण था। ध्यान दीजिएगा, ये अरब से आने वाला पहला आक्रमणकारी माना जाता है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो सबसे पहला तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी होगा, उसके बाद आपके मोहम्मद गौरी होंगे। तो दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा। 712 में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो अरबी के द्वारा हुआ था, यानी अरब के देशों से हुआ था। और जबकि अगर आपसे पूछा जाए पहला तुर्की आक्रमण तो आप आंसर लगाएंगे महमूद गजनवी, क्योंकि वो तुर्क था अर्थात अफगान का रहने वाला था, और जबकि ये लोग पश्चिम एशियाई देश अरब के रहने वाले थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं अपना। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वह देश कौन से थे। पहला ऑप्शन है आपका डच, दूसरा अंग्रेज, तीसरा पुर्तगाली, चौथा फ्रांसीसी। तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले भारत में 1498 में कालीकट बंदरगाह पे वास्को डिगामा नाम का एक पुर्तगाली व्यापारी आया था। तो सबसे पहले जो व्यापारिक संबंध हमारे भारत के साथ निर्मित किए गए थे वो पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी अगर व्याख्या देखते हैं तो हम देख लेते हैं कि सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं और जिन्होंने गोवा में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बनाई और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ये सभी लोग भी आगे इसी क्रम में आते हैं। आप एक चीज़ और जानते होंगे कि सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही थे और सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली ही थे जिन्होंने गोवा को 1961 में छोड़ दिया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की अगर हम बात करें, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे कहां से निर्वाचित थे या वे कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्या वो ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित थे, दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, तीसरा है विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे, या चौथे की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला दोस्तों, क्योंकि देखिए गवर्नर जनरल उस समय संविधान सभा के सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करते थे, वो खुद सर्वे सर्वा हुआ करते थे। ब्रिटिश संस्था ऐसी कोई नहीं थी जो यहाँ पे नॉमिनेशन करेगी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से जो चयनित लोग थे वो संविधान सभा में जरूर थे, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से चयनित नहीं थे, बल्कि इसकी जगह हम कह सकते हैं जो विभिन्न प्रदेश की जो विधानसभाएं गठित हुई थी उन प्रदेशों में कहीं पे कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं पे मुस्लिम लीग की सरकार थी, यानी कहीं कांग्रेस का वर्चस्व तो कहीं मुस्लिम लीग का वर्चस्व। तो सभी ने अपने अपने दलों से कुछ प्रमुख लोगों को भेजा था संविधान सभा के सदस्य के रूप में। तो हम क्या कहेंगे कि विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से ये लोग चयनित हुए थे। चलिए हम बात करते हैं, और एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा कि इन जो सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, इस चीज का साफ ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है और कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो हम सीधे ऑप्शन पे आते हैं, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा श्री सच्चिदानंद। देखिए अस्थायी सभापति या अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाएगा, और अगर हम बात करते हैं भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष
मैं कैसे अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, अब स्थायी अध्यक्ष की, तो उसके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेंगे। और अगर मैं प्रारूप समिति की बात करूं, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, प्रारूप समिति जिसमें 7 मेंबर होते हैं, उसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, देखिए 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्योंकि जो पहला उद्घाटन अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 को था, जब दूसरा आता है 11 दिसंबर 1946 को, तो उस समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है और वो स्थायी अर्थात परमानेंट बन जाते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो आगे चल के हमारी संविधान की प्रस्तावना बनता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने भूगोल से भी संबंधित इसमें शामिल किए हैं, जैसे भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। अगर मैं बात करूं देशांतरी विस्तार की, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा भारत है वो कहाँ पड़ता है। अगर हम पूरे ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो भारत है वो कहीं ना कहीं पूर्वी देशांतर की ओर होता है, ईस्ट, और नॉर्थ अक्षांश की ओर होता है, यानी उत्तरी अक्षांश की ओर। तो यहाँ हमसे सारे ऑप्शन ईस्ट में दिए गए हैं, तो हम ईस्ट में ही इसका जवाब देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, अर्थात गुजरात से लेकर कहाँ तक जाएगा ये दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। आइए हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर आप इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, यानी उत्तर की ओर, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूर्वी देशांतर विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। सुदूर दक्षिण अर्थात भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सी है। आपको ऑप्शन में कन्याकुमारी दिखेगा, रामेश्वरम है, लक्षद्वीप है, निकोबार द्वीप समूह है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपसे एक क्वेश्चन का मैं पूछना चाहूँगा, इसमें सुदूर दक्षिण की बात कही गई है, अगर इसमें कहता कि मुख्य भूमि, तब तो हम जो है कि कन्याकुमारी या केप कमोरिन को हम लगा सकते थे जो तमिलनाडु में है। लेकिन यहाँ सुदूर दक्षिण का मतलब हो गया भारत का जो अंतिम छोर है इंदिरा पॉइंट, वो आपको ग्रेट निकोबार द्वीप पर मिलेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। भारत जो कि मुख्य भूमि के रूप में पूछ रहा है कि उसका दक्षिणी नोक क्या है, तो मुख्य भूमि का मतलब होता है जो पूरा स्थलखंड लगा हुआ है, जो समुद्र के किनारे किनारे स्थलखंड चला आता है, केरल तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है, तो वहाँ के लिए पूछ रहा है। तब हम जो है कि इसका आंसर ए लगाएंगे दोस्तों, केप कमोरिन, जिसको हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, और इसी को भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कहा जाता है। और अगर हम इंदिरा बिंदु की कहेंगे तो ये संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु कहलाएगा, जो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने डील किया था। चलिए देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कमोरिन अर्थात कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, जहाँ भारतीय प्रायद्वीप सकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें मिलता है क्या, केप कमोरिन। जबकि भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जो यहाँ पे आप कुछ अंडमान निकोबार देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे नीचे ग्रेट निकोबार होता है वहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट मिलता है। इसीलिए हम भारत का जो उत्तरी अक्षांश का विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से भी मानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर को क्या कहते हैं हम, कोशिकीय कहते हैं, और मॉलिक्यूलर को क्या कहते हैं, आणविक कहते हैं। यानी जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है वो एक सेंटर
हैदराबाद में स्थित है। जो आज हैदराबाद कहाँ पे है, तो हम कहेंगे तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश में नहीं होगा दोस्तों, अब उसको हटा दिया गया है, ये तेलंगाना की राजधानी बन गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों में वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपका प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे जो टिश्यू होते हैं, जो सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी जो मांस होता है एक तरीके से, इसकी वृद्धि के लिए, इसके विकास के लिए, और इसमें जो कमी होती है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो बहुत जल्दी से इस घाव को भरने का जो काम होता है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन के दाने होते हैं, मछली होती है, या उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो मांस भी होता है, और सबसे अच्छा हमारे घर में जो अरहर की दाल होती है वो तो सबसे उत्तम माना जाता है, जो सस्ता और सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये नूरी साल के बारे में है। नूरी साल क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी है, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नूर क्या है, तो प्रकाश वर्ष आपने सुना होगा, जो दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष को ही हम नूरी कहते हैं। अर्थात एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय किया गया जो दूरी होता है उसी को हम प्रकाश वर्ष भी कहते हैं या नूरी साल भी कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नूरी साल, इसका मतलब प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई प्रकाश वर्ष यानी नूरी साल कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आपको एग्जाम में यही वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे? आज जो हम क्रिकेट देखते हैं उसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? आईसीसी कराती है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो उसके जो पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, मजीद खान, दिलीप मेंडिस, जगमोहन डालमिया, नवाब पटौदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जगमोहन डालमिया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रथम एशियाई अध्यक्ष भारत के जगमोहन डालमिया थे। कहाँ के थे ये? भारत के। और इनका कार्यकाल वर्ष 1997 से 2000 तक था। लेकिन अगर हम वर्तमान में चेयरमैन की बात करेंगे तो शशांक मनोहर हैं, और उसके जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो मनोज साहनी हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर कि क्रिकेट से संबंधित क्राइस्ट चर्च स्टेडियम किस देश में है? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों न्यूजीलैंड। चलिए तो ये तो थे कुछ 15 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी का एक रिवीजन हो रहा होगा। जितनी भी आपने जहाँ से तैयारी की होगी, जनरल स्टडीज़ की, करंट अफेयर्स की और स्पोर्ट्स वगैरह की, उन सब का एक छोटा छोटा हम रिवीजन के तौर पे कुछ वीडियो लेके आते रहेंगे लगातार। और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।